हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को। हमारे इस चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट और इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट किस तरह की प्रोसेस हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट को आखिर क्यों हम इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये भी जानेंगे कि लोकोमोशन और मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। जब भी आप इमेजिनेशन करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, आपको क्या इमेजिनेशन करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है, तो लिटरली उस समय आप ये सोच रहे होंगे कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन यानी कि अपनी स्थिति को और अपने पोस्चर यानी कि अपनी दशा को चेंज या परिवर्तित कर रही होगी। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होता है तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और पोस्चर में आपको चेंज देखने को मिलता है। तो सच्चाई यही है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म के किसी इंटरनल या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म के उस बॉडी पार्ट की पोजीशन और पोस्चर में आपको चेंज या परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मूवमेंट का मीनिंग भी होता है जो बहुत सिंपल है, चेंज इन पोस्चर एंड या पोजीशन। क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूवमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी लिविंग्स में एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फीचर है। भले ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो जैसे कि बैक्टीरिया, या फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट। इन सभी में आपको ये प्रोसेस यानी कि जो मूवमेंट है वो उसकी बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में देखने को जरूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी जीभ को, हम जानते हैं हमारी टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और अगर आप अपनी मस्कुलर टंग को हिलाते हैं, डुलाते हैं, मूव करते हैं तो लिटरली उस समय आपकी टंग की पोजीशन और पोस्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। इसी तरह जब आप अपनी पलकों को झपकाते हैं यानी कि आप अपनी आईलिड्स को मूव करते हैं तो आपकी आंखों की आईलिड्स की पोजीशन और पोस्चर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि मूवमेंट का केवल और केवल मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म के किसी बॉडी पार्ट की पोजीशन या पोस्चर में चेंज आना या चेंज होना। लोकोमोशन क्या है? तो बहुत सिंपल तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है कि यह मूवमेंट उस ऑर्गेनिज्म की प्लेस या लोकेशन को चेंज कर सकता हो तो आप ऐसे मूवमेंट को लोकोमोशन कह सकते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूं। लोकोमोशन ऐसे मूवमेंट को कहा जा सकता है जिससे ऑर्गेनिज्म की प्लेस या लोकेशन चेंज की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है तो क्या आप अपने टंग को मूव करके या आप अपनी आईलिड्स को मूव करके ऐसा कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तक जाना है तो आपको अपने लिम्स यानी अपने पैरों को मूव करना होगा। जब आप अपने पैरों को मूव करेंगे तो इससे आपकी प्लेस एंड लोकेशन चेंज होगी यानी कि आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकेंगे। ऐसे मूवमेंट को आप क्या कह सकते हैं? लोकोमोशन। इसका मतलब यह हुआ कि सभी मूवमेंट जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो लोकोमोशन नहीं है, बल्कि लोकोमोशन किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का ऐसा मूवमेंट है जो उस ऑर्गेनिज्म की लोकेशन और प्लेस को चेंज कर सकता है। तो अगर हमें या किसी भी एनिमल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाना है तो वो अपने लिम्स को मूव करेगा और लिम्स के मूवमेंट की वजह से उस एनिमल की जो प्लेस या लोकेशन होगी वो चेंज हो सकेगी यानी कि वो एक प्लेस से डिस्प्लेस होकर दूसरी प्लेस तक जा सकेगा। अब हम बात करते हैं कि लोकोमोशन और मूवमेंट की डेफिनेशंस जो हमने समझी हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि ये दोनों प्रोसेस सेपरेट प्रोसेस नहीं है। यानी कि आप लोकोमोशन और मूवमेंट को सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि ये दोनों प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ये समझने के लिए कि लोकोमोशन और मूवमेंट इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस हैं और ये जानने के लिए कि इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है, हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। यानी कि हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को स्टडी करने वाले हैं जो ये प्रूव करेंगे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस
एज वेल एज हम ये भी जानेंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। तो कंसेप्ट नंबर 1, हमारा पहला कंसेप्ट है ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। आपकी बॉडी में बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट हो रहे हैं। आपकी बॉडी के अंदर और आपकी बॉडी के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में बहुत सारे मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जो एक्सटर्नल और इंटरनल मूवमेंट के एग्जाम्पल हैं, और साथ ही आपको यह भी मालूम चलेगा कि यह मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। एक्सटर्नल मूवमेंट के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं मूवमेंट इन जॉ, मूवमेंट इन आईलिड्स, मूवमेंट इन टंग। आप अपनी जीभ को जब हिलाते हैं, आप अपनी आईलिड्स को जब मूव करते हैं, या फिर आप अपने जबड़े को जब मूव करते हैं, तो ये ऐसे मूवमेंट हैं जिनको आप एक्सटर्नल मूवमेंट कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स के मूवमेंट है। अगर मैं कहूं इंटरनल मूवमेंट्स क्या हैं, तो बहुत सिंपल है। आपके बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं या बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका इंटेस्टाइन, जैसे आपका स्टमक, जैसे आपका हार्ट, आपका डायफ्राम, तो ये आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल पार्ट हैं। और आपके बॉडी के बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन और इंटरनल पार्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि उनमें भी मूवमेंट होता है। जैसे कि आपकी इंटेस्टाइन में, ये आपकी इंटेस्टाइन है, इसमें आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको आपके स्टमक में चर्निंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहां तक कि हमारा हार्ट एट्रियल और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू अपने आप को मूव करता है, जिससे हार्ट पंप कर सकता है ब्लड को आपके बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक। तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में या इंटरनल पार्ट्स में होने वाले मूवमेंट को आप क्या कह सकते हैं? इंटरनल मूवमेंट। तो यहां पर जितने भी एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्या इनमें से किसी भी मूवमेंट का यूज करके आप अपने बॉडी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। भाई, आप अपनी टंग को हिलाकर, आप अपनी आईलिड्स को मूव करके, या आप अपनी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके क्या अपने दोस्त के घर तक जा सकते हैं? नहीं। अगर आपको अपने दोस्त के घर तक जाना है तो आपको अपने लिम्स को मूव करना होगा। क्लियर? इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। अगला कंसेप्ट है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। अब आप देखेंगे कि वेरियस ऑर्गेनिज्म वेरियस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का यूज करके मूवमेंट करते हैं। यानी कि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन हो रहा है तो वो उसके किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट के मूवमेंट का रिजल्ट है। और वो मूवमेंट कैसा मूवमेंट होगा? तो मैं आंसर दूंगा वॉलेंटरी मूवमेंट। यानी कि जितने भी लोकोमोशंस के पैटर्न है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, वो सभी लोकोमोशंस रिजल्ट है, परिणाम है वॉलेंटरी मूवमेंट का। एक ऐसे मूवमेंट का जिसे आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जो आपके अपने कंट्रोल में है। जैसे कि अगर मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूं तो इसे मैं वॉलेंटरी मूवमेंट कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से इसको मूव कर सकता हूं, अपनी इच्छा से इसको मूव करने से रोक सकता हूं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं जो ये प्रूव करेंगे कि जितने भी लोकोमोशंस हैं वो सभी मूवमेंट हैं, पर सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कंसेप्ट में बता दिया है। अब एग्जाम्पल में हम सबसे पहले बात करते हैं एक बैक्टीरिया की। और हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया अगर मोटाइल है, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है यानी कि वो मोटाइलिटी का कैरेक्टर रखता है, एक से दूसरी प्लेस में मूव करके जा सकता है, तो उस बैक्टीरिया में एक फ्लैमेंटस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको हम फ्लैजिला कहते हैं। और फ्लैजिला में स्पिनिंग मूवमेंट के थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है? लोकोमोशन कर सकता है। तो सिंपल तरीका है, अगर एक बैक्टीरिया में लोकोमोशन हो रहा है तो वो किसका रिजल्ट है? तो मैं कहूंगा उसकी फ्लैजिला के स्पिनिंग मूवमेंट का। इसी तरीके से अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ये एक ह्यूमन है, और अगर ह्यूमन में लोकोमोशन हो रहा है तो वो किस प्रकार के मूवमेंट का रिजल्ट है? तो आपका आंसर होगा एक ह्यूमन अपने लिम्स को मूव करके लोकोमोशन कर रहा है, और ये एक वॉलेंटरी मूवमेंट भी है। इसी तरीके से अगर एक बर्ड यानी कि पक्षी लोकोमोशन करता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक उड़कर जाता है, तो लिटरली इस लोकोमोशन के पीछे क्या जिम्मेदार है? उसके विंग्स का मूवमेंट, उसके पंखों का मूवमेंट। तो सिंपल है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर लोकोमोशन हो रहा है तो वो उसके बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट के मूवमेंट का ही रिजल्ट है। एंड कंसेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि सम मूवमेंट विच आर लोकोमोशन, यानी कि कुछ मूवमेंट जो लोकोमोशन है। जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 में बताया कि सभी मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, तो कुछ मूवमेंट जो लोकोमोशन है वो उस ऑर्गेनिज्म की अदर बॉडी एक्टिविटी में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है
कि किसी एनिमल में किसी मूवमेंट की वजह से लोकोमोशन हो रहा हो, तो यह भी पॉसिबल है कि वो मूवमेंट लोकोमोशन के साथ साथ उस एनिमल की बॉडी में अदर एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर सकता होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रा एक सिलेंट्रेट एनिमल का एग्जाम्पल है जिसके पास टेंटाकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इसकी हेल्प से ये एनिमल्स लोकोमोशन के साथ साथ अपने प्रे को कैप्चर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल है पैरामीशियम का, जो कि एक प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल है, और हम सभी जानते हैं कि पैरामीशियम के पास सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और इन सीलिया की हेल्प से पैरामीशियम लोकोमोशन तो कर ही सकते हैं क्योंकि उनके लोकोमोटरी ऑर्गन है, एज वेल एज ये अपने फूड को अटैच करके साइटोफेरिंग्स के थ्रू इंजेस्टेड भी कर सकते हैं। साइटोफेरिंग्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। किसी प्रोटोजुअन में यह देखने को मिल सकता है कि उसमें एक ट्यूब लाइक पैसेज वे प्रेजेंट हो। तो किसी प्रोटोजुअन में अगर ट्यूब लाइक पैसेज वे प्रेजेंट है तो आप उसे साइटोफेरिंग्स कह सकते हैं, और इस साइटोफेरिंग्स की हेल्प से वो प्रोटोजुआ अपने फूड पार्टिकल्स को अपनी सेल के अंदर इनगल्फ करता है या इंजेस्टेड करता है। अगला एग्जांपल है ह्यूमन के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। हमारे पास 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं और इनकी हेल्प से हम लोकोमोशन तो कर ही सकते हैं, पर साथ में हम चाहें तो बॉडी पोस्चर को भी चेंज कर सकते हैं। और 4th एग्जांपल है अमीबा का, जो कि कुछ प्रोजेक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन से कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है जिनको आप स्यूडोपोडिया कहते हैं, और स्यूडोपोडिया से एक अमीबा लोकोमोशन भी कर सकता है, यानी अमीबॉइड मूवमेंट कर सकता है, और साथ में ये अपने फूड को भी कैप्चर कर सकता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू या फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो सिंपल सा तरीका है, ऐसे कुछ मूवमेंट जो लोकोमोशन है, बिल्कुल हो सकता है कि वो लोकोमोशन के साथ साथ अदर बॉडी एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। इन अदर वर्ड्स, कुछ एनिमल्स में उनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स लोकोमोशंस के अलावा उनकी बॉडी की अदर एक्टिविटी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था कंसेप्ट नंबर 3। तो इन तीनों कंसेप्ट्स को समझने के बाद अब आप बहुत आसानी से ये बता सकते हैं कि लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, दोनों प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस क्यों हैं, और दोनों प्रोसेस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने डिफरेंट टाइप के मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी वैरायटी ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है। आपकी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी वैरायटी की सेल्स हैं, और इन वैरायटी ऑफ सेल्स की वजह से आपकी ह्यूमन बॉडी में 3 मैन टाइप्स के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप के या कितने मैन टाइप्स के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका आंसर होगा 3 मैन टाइप्स के मूवमेंट आपको ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। और वो 3 मूवमेंट कौन से हैं? तो नंबर 1 अमीबॉइड मूवमेंट, नंबर 2 सिलियरी मूवमेंट, और नंबर 3 मस्क्यूलर मूवमेंट। तो अब हम एक एक टाइप के मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है, ये जानने से पहले आप ये चीज हमेशा याद रखिए कि हमारी होल ह्यूमन बॉडी में, हमारी संपूर्ण ह्यूमन बॉडी में केवल कुछ ल्यूकोसाइट या WBC सेल्स ही ऐसी सेल्स हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट शो कर सकती हैं। यानी कि आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में केवल कुछ WBCs ही अमीबॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं, और वो सेल्स हैं मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स। तो मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल ऐसी 2 WBCs हैं या ल्यूकोसाइट्स हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं। अब क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में हमने WBCs को 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था, एक ग्रैन्युलोसाइट्स और दूसरा ग्रैन्युलोसाइट्स। तो अब यह जानना बहुत जरूरी है कि मैक्रोफेज जो हैं वो एग्जाम्पल है ए ग्रैन्युलोसाइट्स का, जबकि न्यूट्रोफिल सेल एग्जाम्पल है ग्रैन्युलोसाइट्स का। तो यहां पर बच्चों 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि आपकी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी WBCs हैं जो ए ग्रैन्युलोसाइट भी हैं और अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती हैं, तो आपका आंसर होगा मैक्रोफेज। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी WBCs हैं जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं और अमीबॉइड मूवमेंट को शो करती हैं, तो आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल।
और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसीज हैं जो अमीवॉइड मूवमेंट शो करती हैं, तो आपका आंसर होगा मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहां से बन सकते हैं और एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स अमीवॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स ही केवल अमीवॉइड मूवमेंट को शो कर सकती हैं, बाकी आपकी सेल्स ऐसा नहीं कर सकती। तो उन 2 डिफरेंट रीजन में से पहला रीजन है कि ये दोनों सेल्स यानी कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती हैं। दूसरा रीजन है कि इन सेल्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस जैसा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम सभी ने यह पढ़ा हुआ है कि हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सभी सेल्स अपनी आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या रखती हैं, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सभी एनिमल्स की जो सेल्स हैं उनमें आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आउटर प्रोजेक्शन से कुछ फिंगर लाइक या कह सकता हूं मैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती हैं। देखिए यहां पर मैक्रोफेज सेल्स एंड न्यूट्रोफिल सेल्स में ये एबिलिटी है कि ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से कुछ इस तरीके से ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं और इन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स को ही आप स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट के नाम से जानते हैं। तो स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से होता है और यह कैपेबिलिटी है मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल में कि वो इन फॉल्स फीट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। स्यूडोपोडिया के अंदर साइटोसॉल और माइक्रोफ्लामेंट भरे होते हैं और हम सभी जानते हैं कि माइक्रोफ्लामेंट साइटोस्केलेटन के एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल फ्लामेंट्स हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। दैट इज द रीजन कि स्यूडोपोडिया अपने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से लोकोमोशन में हेल्प करती है। पर हमेशा याद रखिए कि हमारे बॉडी की ऐसी सेल्स जो अमीवॉइड मूवमेंट कर सकती हैं वो ऐसी सेल्स भी हैं जो फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं। दैट इज द रीजन कि हमारी बॉडी में मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल सेल्स फैगोसाइटिक सेल का एग्जाम्पल भी है और ये अपने स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से फैगोसोम का फॉर्मेशन भी कर सकती है जिससे बैक्टीरिया का इंजेशन या किसी एंटीजन को इंजेस्टेड करने में इनसाइड द सेल ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो फैगोसाइटोसिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी सेल्स जो अमीवॉइड मूवमेंट कर सकती हैं वो सेल्स फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं, यानी कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल 2 ऐसी सेल्स हैं जिनमें अमीवॉइड मूवमेंट भी है और ये फैगोसाइटोसिस भी कर सकती हैं। दैट इज द रीजन कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी बॉडी में फैगोसाइटोसिस करती हैं जो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में किसी बैक्टीरिया को ये सेल्स अपने फैगोसोम जो कि स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन से ही बनने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन फैगोसोम में ये एंटीजन को कैप्चर कर लेती हैं और अपनी सेल के अंदर उस बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को इंजेस्टेड कर लेती हैं। देन आफ्टर वो फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया सेल के अंदर लाइजोसोम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनमें प्रेजेंट लाइजोजाइम्स यानी कि लाइजोजाइम्स आर एंजाइम्स उनकी एक्टिविटी से लाइस हो जाते हैं। तो एक शब्द है, एक वर्ड है, यहां पर एक टर्म है जिसका नाम है डायपैडेसिस। तो डायपैडेसिस अमीवॉइड मूवमेंट से रिलेटेड एक टर्म है। तो लिटरली डायपैडेसिस एक ऐसा अमीवॉइड मूवमेंट ही है, या मैं कह सकता हूं कि जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन का मतलब कि जब भी आपकी बॉडी में कोई कट लगता है, आपकी बॉडी में आपकी स्किन जब बर्न हो जाती है या आपकी स्किन में कोई इंजरी हो जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपकी बॉडी में एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन बैक्टीरिया के एंटर होने की वजह से अब ज़रूरी होता है कि उन बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए आपकी साइट ऑफ इंजरी के सराउंडिंग जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें प्रेजेंट मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स ब्लड वेसल्स से बाहर निकलकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आए और फिर वो साइट ऑफ इंजरी तक जाकर हमारे
जो साइट ऑफ इंजरी पर बैक्टीरिया या एंटीजेंस है उनको एलिमिनेट करें। तो ये प्रोसेस जो है उसको हम कलेक्टिवली इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जहां पर हमें चोट लगती है, कट लगता है या हम बर्न होते हैं, वहां पर एक स्वेलिंग हमें आ जाती है, वहां पर सॉइल स्ट्रक्चर हम देखते हैं बन जाता है, जिसमें रेडनेस और हॉटनेस भी आपको देखने को मिलती है। कलेक्टिवली इस रेडनेस, हॉटनेस और स्वेलिंग को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसमें मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो इतना आप समझ लीजिए फिलहाल कि जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है तो साइट ऑफ इंजरी के सराउंडिंग जो भी ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स में से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स अमीवॉइड मूवमेंट के थ्रू माइग्रेट होकर ब्लड वेसल्स से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाती हैं, यानी ब्लड वेसल्स के बाहर आ जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स के बाहर आने के लिए मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल जो भी अमीवॉइड मूवमेंट करती हैं उसको आप स्पेशल नाम देते हैं यहां पर डायपैडेसिस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायपैडेसिस इन्फ्लामेशन के दौरान मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल का ऐसा अमीवॉइड मूवमेंट है जिसमें ये सेल्स ब्लड वेसल्स से माइग्रेट होकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आती हैं। चलिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है? तो पहले आप एक अपना कंफ्यूजन सॉल्व कर लीजिए। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस ऐसा नहीं है कि केवल मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स में ही देखने को मिलेगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको सभी यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में लहरों की तरह या तरंगों की तरह एक मूवमेंट होता रहता है, जिसको आप साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। और इसके पीछे का रीजन है कि यूकैरियोटिक सेल में आपको साइटोस्केलेटन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। साइटोस्केलेटन बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट टाइप के माइक्रोट्यूबल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक नेटवर्क है जो सेल के साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, जिनमें माइक्रोफिलामेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं जो एक्टिन मायोसिन से बने हुए हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी की वजह से यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में लहरों या तरंगों की तरह जो मूवमेंट होता है उसको आप साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कह सकते हैं। तो यहां पर हम सभी को एक डाउट होता है, वो ये कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, तो फिर सभी यूकैरियोटिक सेल अमीवॉइड मूवमेंट क्यों नहीं कर सकती? तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमीवॉइड मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रीजन जो है वो है स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन। अगर कोई सेल स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती है तो वो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को यूटिलाइज करके अमीवॉइड मूवमेंट शो कर सकती है। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि अमीवॉइड मूवमेंट केवल मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल में ही क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर सकती हैं, लेकिन अमीवॉइड मूवमेंट में स्यूडोपोडिया के अलावा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या इस मूवमेंट में हेल्प करने का काम करती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। अब हम बात करते हैं सीलियरी मूवमेंट क्या होता है। तो सीलियरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर हैं वो बेसिकली सीलिया हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये स्ट्रक्चर्स भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटे या कम लेंथ के स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे स्यूडोपोडिया जो हैं वो काफ़ी लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन जो सीलिया हैं वो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनते हैं। आप हमेशा याद रखिए कि सीलिया जो है वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आपने सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हुआ है। यूकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आउटर प्रोजेक्शन से जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को बनाती है, जिनमें 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, उन्हें आप सीलिया कहते हैं। और 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा? 9 पेरिफेरल डबलेट और 2 सिंगलेट सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं वो इन सीलिया के इंटरनल स्ट्रक्चर में व्यवस्थापित होते हैं। यानी कि सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल के डबलेट और 2 सिंगलेट जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन को आप 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। सीलिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं। सीलिया हमेशा
ओवर लाइक वर्क करती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर लाइक वर्क? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब एक नाव को बहुत सारे लोग चलाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपने देखा होगा कि जनरली एक नाव को जब बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं तो वो बहुत सारी रॉड लिए रहते हैं। जो नाव को चलाने वाले लोग होते हैं वो बहुत सारी रॉड लिए रहते हैं और वो रॉड को इस तरीके से मूव करते हैं कि सभी रॉड एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर का मतलब कि अगर एक रॉड आगे की ओर जा रही है तो सभी रॉड जो हैं वो आगे की तरफ जाएंगी, या अगर कोई एक रॉड पीछे की ओर जा रही है तो सभी रॉड जो हैं वो पीछे की ओर जाएंगी। इस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो मूवमेंट नाव में आप देखते हैं रॉड का, उसे आप ओवरलाइक मूवमेंट कह सकते हैं। तो सीलिया का मूवमेंट भी इसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, यानी कि एक सीलिया सेल की अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो सभी सीलिया जो हैं वो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगर कोई सीलिया इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो बाकी सभी सीलिया भी इसी तरह सेम डायरेक्शन में क्या करती हैं, मूव करती हैं। इस प्रकार के मूवमेंट पैटर्न को आप कहते हैं ओवरलाइक। ओके, अब आप हमेशा याद रखिए कि जब भी सीलिया मूव करती हैं तो सीलिया के मूव करने की वजह से उनके सराउंडेड जो फ्लूइड होता है उसमें भी मूवमेंट होने लगता है, और यही रीजन है कि सीलियरी मूवमेंट आप ह्यूमन बॉडी में कुछ इंटरनल ट्यूब लाइक ऑर्गन्स में देख सकते हैं, जिन ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारी ह्यूमन बॉडी में सीलियरी मूवमेंट कहां देखने को मिलेगा, हमारे कुछ ऐसे इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स में जिनके अंदर इनर लाइनिंग पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है। और हम कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रैकिया जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जिसको हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं। तो ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब ऐसे ट्यूब्यूलर इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स हैं जिनकी इनर लाइनिंग पर सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस होती है, और ये सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंस होने की वजह से सीलिया जब मूव करती है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि ट्रैकिया में सीलियरी मूवमेंट हेल्प करता है रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल में, यानी कि जब भी आप एयर को इनहेल करते हैं तो इनहेल्ड की गई एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया या एंटीजेंस, उनको रिमूव करने में ये सीलियरी मूवमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनसाइड द ट्रैकिया। जबकि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में आप देखेंगे कि इनर लाइनिंग पर जो सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंस है वहां पर सीलिया के मूवमेंट की वजह से ओवम जो है उसका मूवमेंट होता है, और इस वजह से जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव करता हुआ यूट्रस तक पहुंच सकता है। तो अल्टीमेटली सीलियरी मूवमेंट का कंसेप्ट यह है कि सीलिया स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और ये ओवर लाइक मूवमेंट करते हैं, यानी कि जब भी सीलिया में मूवमेंट होता है तो उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि सीलियरी मूवमेंट की वजह से हम अपने ट्रैकिया से रिमूव कर सकते हैं डस्ट पार्टिकल्स को जो इनहेल्ड एयर के साथ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में पहुंचते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी इनर लाइनिंग पर सीलियरी मूवमेंट की वजह से ओवम या एग जो है वो अपना मूवमेंट कर सकता है और फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक पहुंच सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीलिया की तरह ही इंटरनल स्ट्रक्चर रखने वाले कुछ लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स भी हमारी ह्यूमन बॉडी की कुछ स्पेसिफिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे मैच्योर स्पर्म जिसको आप स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। तो ह्यूमन मेल के स्पर्मेटोजोआ में सीलिया की तरह ही 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन रखने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप फ्लैजिला कहते हैं, और ये फ्लैजिला भी स्पर्म के लोकोमोशन और मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन यहां पर याद रखिए कि सीलिया और फ्लैजिला दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल एक से हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि सीलिया एक सेल के सराउंडिंग या एक सेल की आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोजेक्शन से बनने वाले स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर प्रोजेक्शन से बनने वाले लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। सीलिया कोऑर्डिनेटेड मैनर में यानी कि ओवर लाइक वर्क करती है, जबकि फ्लैजिला में विप लाइक मूवमेंट होता है, यानी कि हंटर की तरह मूवमेंट होता है। तो हमारे स्पर्म में
यानी कि मैच्योर स्पर्म में, जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहेंगे, उसमें फ्लैजिला की प्रेजेंस होगी और फ्लैजिला की वजह से स्पर्म में लोकोमोशन होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूं प्रोटोजोआ की, तो कुछ प्रोटोजोआ भी फ्लैजिला को रखते हैं, जो सीलिया की तरह ही इंटरनल स्ट्रक्चर रखने वाला एक ट्यूब्यूलर लॉन्ग स्ट्रक्चर है। और ये प्रोटोजोआ भी इस फ्लैजिला की वजह से अपना लोकोमोशन और मूवमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली सीलियरी मूवमेंट एंड फ्लैजिलर मूवमेंट जो है वो आपको ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल देखने को मिल सकता है। सीलियरी मूवमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा? तो हमारे इंटरनल ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स जैसे ट्रैकिया एंड फैलोपियन ट्यूब। जबकि फ्लैजिलर मूवमेंट आपको ह्यूमन में कहां देखने को मिलेगा? तो ह्यूमन मेल के स्पर्मेटोजोआ में। चलिए, तीसरा मूवमेंट है मस्क्यूलर मूवमेंट। मस्क्यूलर मूवमेंट क्या है? तो आपकी बॉडी के ज्यादातर मूवमेंट जो हैं वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। देखिए, सीलियरी मूवमेंट के लिए सीलिया रिस्पॉन्सिबल है, अमीवॉइड मूवमेंट के लिए स्यूडोपोडिया रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपकी बॉडी के जो ज्यादातर मूवमेंट है, जैसे कि आपके जॉ का मूवमेंट, आपके लिम्स का मूवमेंट, आपकी टंग का मूवमेंट, आपके आईलिड्स का मूवमेंट, आपके बाइसेप्स या आर्म का मूवमेंट, यानी कि आपकी बॉडी के जितने भी ज्यादातर मूवमेंट है उनके पीछे का रीजन है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ऐसे मूवमेंट जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से होते हैं, आप उनको क्या कह सकते हैं? मस्क्यूलर मूवमेंट। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपकी बॉडी में जितने भी मस्क्यूलर मूवमेंट हो रहे हैं उनमें से कुछ मस्क्यूलर मूवमेंट वॉलेंटरी हैं, यानी कि उन मूवमेंट को आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जबकि कुछ मस्क्यूलर मूवमेंट जो आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो इनवॉलेंटरी हैं, जिन्हें आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आपकी बॉडी में जो वॉलेंटरी मूवमेंट है वो कौन से हैं और इनवॉलेंटरी मूवमेंट है वो कौन से हैं? तो जो भी आप अपनी बॉडी के पार्ट या अपने बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को अपनी इच्छा से मूव कर रहे हैं, आप अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट। जैसे कि आप अपनी टंग का मूवमेंट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आप अपने जॉ का मूवमेंट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आप अपने हाथों को अपनी इच्छा से हिला सकते हैं, डुला सकते हैं, उनको हिलाना डुलाना बंद कर सकते हैं। तो ये सब मूवमेंट हमारी बॉडी में क्या है? वॉलेंटरी मूवमेंट। इनवॉलेंटरी मूवमेंट वो है जो आप अपनी इच्छा से ना तो कर सकते हैं ना उन्हें रोक सकते हैं, जैसे कि आपकी हार्ट में होने वाला मूवमेंट, क्योंकि हार्ट में कार्डियक मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी मसल्स हैं, तो आपके हार्ट का मूवमेंट एक इनवॉलेंटरी मूवमेंट माना जाएगा। आपके स्टमक में होने वाला चर्निंग मूवमेंट, आपकी इंटेस्टाइन में होने वाला पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये सब इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। तो अगर आपने मस्क्यूलर टिश्यूज को पढ़ा है तो हमने देखा वहां पर कि 3 डिफरेंट टाइप के मस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। एक स्केलेटल टिश्यूज, दूसरा स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और तीसरा आपका होता है कार्डियक टिश्यूज या कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, जिसे आप कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो स्केलेटल मसल्स हैं वो इकलौती ऐसी मसल्स हैं या मस्क्यूलर टिश्यूज हैं जो वॉलेंटरी हैं। बाकी कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स आपकी बॉडी में इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। तो ये कहना अब बहुत आसान हो जाएगा कि जितने भी आपकी बॉडी के वॉलेंटरी मूवमेंट हैं उनमें इन्वॉल्व मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं, और जो भी आपकी बॉडी में इनवॉलेंटरी मूवमेंट हैं उनके पीछे या तो कार्डियक मसल्स का रोल है या फिर स्मूथ मसल्स का रोल है। तो बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या सेंटेंस को पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, और वो ये था कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। देखिए, फिर से बोल रहा हूं, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। हमारी बॉडी में जितने भी लोकोमोशंस हो रहे हैं वो सभी क्या हैं? मूवमेंट हैं। और लोकोमोशंस वॉलेंटरी मूवमेंट है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। और वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स क्या हैं? स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये इकलौती ऐसी मसल्स हैं जो वॉलेंटरी मूवमेंट रखती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में लोकोमोशन के लिए किस बॉडी पार्ट का मूवमेंट करना जरूरी है, तो आपका आंसर होगा लिम्स का। तो अब ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। कैसे मैंने इस चीज को ड्राइव्ड किया? आपकी बॉडी में वॉलेंटरी मूवमेंट स्केलेटल मसल की हेल्प से हो रहा है, आपकी बॉडी में लोकोमोशंस वॉलेंटरी मूवमेंट है। लोकोमोशन में किस बॉडी पार्ट का मूवमेंट हो रहा है? लिम्स का। इसका मतलब हुआ कि लोकोमोशंस के लिए लिम्स की स्केलेटल मसल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और यही रीजन है
कि कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स के कंपैरिजन में इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलेटल मसल्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं वो लोकोमोशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसलिए आने वाले टॉपिक्स में हम स्केलेटल मसल्स के डिटेल स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को काफी डिटेल्स में स्टडी करेंगे और उनको जानेंगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं कि जब भी आपकी बॉडी में लोकोमोशन होता है तो नो डाउट कि लोकोमोशन के लिए स्केलेटल मसल्स जो हैं लिम्स की वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि लोकोमोशन के लिए स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स के अलावा परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपके स्केलेटल सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट मीन लोकोमोशन के लिए जरूरी है कि आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और आपका स्केलेटल मसल्स परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करें, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, परफेक्टली लोकोमोशन कर सकते हैं। तो आई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं। एक तो ये कि आपकी मसल यानी कि मस्कुलर टिश्यूज का ओरिजिन किस जर्म लेयर से होता है, एंड साथ में हम डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में कि हमारी जो मसल्स हैं वो कितने डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, यानी कि एनिमल या ह्यूमंस में मसल्स के टाइप्स क्या है। तो जब भी बात मसल्स की होती है तो हमें कहानी को स्टार्ट करना होता है फ्रॉम द एनिमल टिश्यूज, क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो एक प्रकार के एनिमल टिश्यूज हैं। जैसा कि आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल इस चैप्टर में ये पढ़ा हुआ है कि एनिमल टिश्यूज 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं। हम एनिमल टिश्यूज को 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्क्यूलर टिश्यूज और न्यूरल टिश्यूज। तो अब हम देख लेते हैं कि इन चारों टिश्यूज का ओरिजिन जो है वो किस जर्म लेयर से होता है। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आपके जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनका ओरिजिन हमारी तीनों जर्म लेयर से होता है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जबकि हमारे कनेक्टिव टिश्यूज और मस्क्यूलर टिश्यूज का ओरिजिन हमारी मेसोडर्म से होता है। ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखना है। और हमारे न्यूरल टिश्यूज का ओरिजिन हमारी एक्टोडर्म जर्म लेयर से होता है। तो हमने एक चीज यहां पर देख ली है कि हम एनिमल्स की बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और न्यूरल। एपिथेलियल का ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से होता है, कनेक्टिव और मस्क्यूलर टिश्यूज का ओरिजिन केवल मेसोडर्म से होता है जो कि मिडिल मोस्ट लेयर है, और न्यूरल टिश्यूज का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है जो कि आउटर मोस्ट जर्म लेयर है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो टोटल बॉडी वेट होगा, यानी कि एक एडल्ट ह्यूमन की बॉडी का जो टोटल वेट होगा उसके टोटल वेट का 40 to 50% यानी कि 40 से 50% पार्ट केवल मसल्स का वेट है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अबाउट 40 to 50% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो आपका वजन अगर 100 किलोग्राम है, अगर आपका वेट कितना है, मान लीजिए 100 किलोग्राम, तो इस 100 किलोग्राम्स में से 40 से 50 किलोग्राम वजन जो है वो केवल आपकी मसल्स का है। तो स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में मसल्स जो हैं वो बॉडी का अप्रॉक्सीमेट 50% बॉडी वेट कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो हमें एक कंफ्यूजन होता है कि हमारी बॉडी की मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज क्या मसल्स हैं। तो यहां पर आपको हमेशा सतर्क रहना है और एक चीज याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट भी है, वो ये कि भले ही आपकी बॉडी वेट का 40 to 50% पार्ट मसल्स कंसिस्ट करती हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट एनिमल टिश्यूज जो हैं या मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज जो हैं वो मसल्स नहीं है, बल्कि वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट है जो आपको रट लेना है। द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू आपकी बॉडी में क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनेक्टिव टिश्यूज में मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यूज कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके बॉडी वेट का 50% पार्ट आपकी मसल्स कंसिस्ट करती हैं, जबकि आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज में मोस्ट अबंडेंट टिश्यूज कौन से हैं या कौन से कनेक्टिव टिश्यूज हैं, तो आपका आंसर होगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। चलिए
अब यहां पर आपने देखा कि हमारे एनिमल बॉडी में 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, लेकिन लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस एनिमल टिश्यू को डिटेल्ड डिस्कशन करने की जरूरत है, किस एनिमल टिश्यू को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, तो आपका आंसर होगा मस्क्यूलर टिश्यूज। तो इस चैप्टर में हम आगे फोकस करेंगे मस्क्यूलर टिश्यूज या मसल्स को लेकर। उसके पीछे का एक लॉजिक है और कारण है वो ये कि मसल्स आपकी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए और बॉडी के पोस्चर को चेंज करने के लिए। इसी कारण से हम जिस एनिमल टिश्यू को इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ते हैं वो है हमारे मस्क्यूलर टिश्यूज या हमारी मसल्स। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की। तो हम एनिमल्स की बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम कह सकते हैं कि हम अपनी मसल्स को 3 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं: स्केलेटल मसल्स, विसरल या स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं उनको हम एक और नाम से भी जानते हैं और इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, इनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इन मसल्स की बाह्य सतह पर जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्केलेटल मसल्स को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इन मसल्स की सरफेस पर कुछ स्ट्रेएशन यानी कि धारियां, कुछ बैंड आपको दिखाई देंगे। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम सभी ने अपनी लाइफ में ज़ेब्रा को जरूर देखा होगा और ज़ेब्रा को जब हमने देखा होगा तो हमने देखा होगा उसकी बॉडी की आउटर सरफेस पर आपको कुछ बैंड या धारियां दिखाई देती हैं, सफेद और काले रंग की। स्क्रीन पर आपको एक ज़ेब्रा दिखाई दे रहा है और इसकी सरफेस पर, सतह पर आपको कुछ ब्लैक और व्हाइट कलर की क्या दिखाई दे रहे हैं, बैंड दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से जब आप स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो आपको इन मसल्स की सरफेस पर भी कुछ बैंड या धारियां दिखाई देंगी। यही रीजन है कि हम स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं और इन्हें हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहते हैं। जैसे कि ज़ेब्रा को आप स्ट्राइप्ड एनिमल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी बाह्य सतह पर आपको धारियां या बैंड दिखाई देते हैं और हम ज़ेब्रा को एक और नाम से भी जानते हैं स्ट्राइप्ड एनिमल। सिमिलरली स्केलेटल मसल्स को भी हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स या स्ट्राइप्ड मसल, क्योंकि इन मसल्स को माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको इन मसल्स की सतह पर धारियां या बैंड दिखाई देंगे। आपको जानना है कि स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी के उन सभी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगी जिन ऑर्गन्स का मूवमेंट आप अपनी विश यानी कि आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो आगे हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि स्केलेटल मसल्स हमारी बॉडी में कहां कहां पर प्रेजेंट होती हैं, पर फिलहाल आप याद रखिए कि हमारी स्केलेटल मसल्स जो हैं वो वॉलेंटरी मसल्स हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉलेंटरी मसल्स कौन है, तो आपका एक लौता आंसर होगा स्केलेटल मसल। आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी है, स्ट्राइप्ड मसल कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा स्केलेटल मसल। तो यहां पर स्केलेटल मसल के 3 इंपॉर्टेंट नाम आपको हमेशा याद रखना है। इन्हें हम स्केलेटल मसल्स तो कहेंगे ही, साथ में हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहेंगे, इनको हम स्ट्राइप्ड मसल्स भी कहेंगे और अगर आपका मन कर रहा है तो आप इनको वॉलेंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। अगली जो मसल्स हैं वो है विसरल या स्मूथ मसल्स और इनके बारे में आपको हमेशा याद रखना है ये नॉन स्ट्रेटेड मसल्स हैं, यानी कि इन मसल्स की बाह्य सतह पर आपको माइक्रोस्कोप से देखने पर किसी भी प्रकार की कोई भी बैंड या धारियां नहीं दिखाई देंगी और ये मसल्स इनवॉलेंटरी एक्शन रखती हैं, यानी कि इन मसल्स को आप अपनी विश या अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। अगली जो मसल्स हैं वो है कार्डियक मसल्स और कार्डियक से ही समझ में आता है कि ये मसल्स हमारे हार्ट की मसल्स हैं। इन मसल्स को हम फैंट स्ट्रिएटेड मसल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इन मसल्स की बाह्य सतह पर आपको धारियां तो दिखाई देंगी, बैंड तो दिखाई देंगे, लेकिन वो बैंड धुंधले होंगे यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। दैट इज द रीजन कि आप कार्डियक मसल्स को फैंट स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं और ये मसल्स भी स्मूथ मसल्स की तरह इनवॉलेंटरी एक्शन रखती हैं, यानी कि आप अपने हार्ट की कार्डियक मसल्स को अपनी विश, अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। तो एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको मसल्स के ऊपर दे दिया है। अब हमारा काम क्या है, तो अब हमारा काम है कि हम एक एक वैरायटी की मसल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे, स्केलेटल मसल, जिन्हें हम स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में स्ट्रेटेड मसल्स या स्केलेटल मसल का डायग्राम दिया गया है और इन मसल्स के डायग्राम को देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि इन मसल्स की जो सेल्स हैं
वो सिलेंड्रिकल शेप होती हैं। और आपको बता दूं कि स्ट्रेटेड या स्केलेटल मसल की सेल को हम मायोफाइबर भी कहते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी मैं आपसे मायोफाइबर टर्म यूज करूंगा, आप समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है, सेल ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल की सेल को आप क्या कहेंगे, मायोफाइबर। और ये सेल का शेप क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। ये कहीं किसी प्रकार की ब्रांचिंग नहीं करेंगी, यानी कि ये अनब्रांच्ड होंगी। और इन सेल्स के पास मोर देन 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं। दैट इज द रीजन कि इन्हें हम मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और इस कंडीशन को हम सिंसेशियम भी कहते हैं। सिंसेशियम का मतलब होता है कि बहुत सारी मायोब्लास्ट सेल आपस में फ्यूज होकर मसल फाइबर यानी कि मायोफाइबर का फॉर्मेशन करती हैं। और इस वजह से एक मसल फाइबर या मायोफाइबर में नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं वो मोर देन 2 हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। सेल फ्यूजन की वजह से किसी सेल में आने वाली मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ही सिंसेशियम है। क्लियर? आपको याद रखना है, द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब पेरिफेरल होगी, यानी कि इन सेल्स में, मायोफाइबर में, स्केलेटल मसल की सेल में न्यूक्लियस की जो पोजीशन होगी वो पेरिफेरल होगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस यहां पर प्रेजेंट है और न्यूक्लियस की पोजीशन सेल में कहां पर है, तो आपका आंसर होगा पेरिफेरल। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो आपकी स्केलेटल मसल है वो वॉलेंटरी मूवमेंट रखती हैं, यानी कि आप अपनी विश, अपनी इच्छा से इन मसल्स को जैसा चाहें वैसा मूव कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर अब आपको यह पहचानना है कि ये मसल्स आपकी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो जिन भी ऑर्गन्स का मूवमेंट आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, उन ऑर्गन्स में स्केलेटल मसल्स की प्रेजेंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बाइसेप को अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, आप अपने लिम्स को यानी कि हाथ और पैर को अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हमारे लिम्स में हमारी बाइसेप की जो मसल है वो स्केलेटल मसल है। आप अपनी जीभ यानी कि टंग का मूवमेंट अपनी इच्छा से कर सकते हैं, अपनी आईलिड का मूवमेंट, फेस, नेक, बॉडी वॉल, इन सब बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब साफ हुआ कि इन सभी लोकेशंस पर आपकी जो मसल्स हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं। आपको याद रखना है कि दे गेट फटीग्ड सून, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो शीघ्र ही थक जाती हैं। तो जब भी आप अपनी लिम्स की मसल्स को मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब चलना स्टार्ट करते हैं या दौड़ते हैं ट्रैक पर, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो मसल्स हैं लिम्स की, हाथ और पैर की मसल्स हैं, वो कॉन्टिन्यूअसली मूव करती हैं जब आप दौड़ते हैं। और कुछ समय बाद आप दौड़ते दौड़ते रुक जाते हैं, आप थक जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि आपकी मसल्स थक जाती हैं, उनमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, स्ट्रेटेड मसल्स हैं, वो शीघ्र थक जाती हैं। एंड आपको हमेशा याद रखना है कि हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है स्केलेटल कंपोनेंट से, लाइक हमारी बोन्स से, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और यही कारण भी है कि हमारी इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं, बिकॉज कि ये एसोसिएटेड होती है हमारे स्केलेटल कंपोनेंट से। हमेशा याद रखिए कि हमारी बॉडी में जो 3 डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं, यानी कि स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इन तीनों मसल्स में लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉडी पोस्चर को चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्केलेटल मसल्स ही मेनली इन्वॉल्व्ड हैं। यानी कि देखिए, एनिमल्स के पास 4 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और न्यूरल। पर मस्क्यूलर बहुत इंपॉर्टेंट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मस्कुलर टिश्यूज में भी स्केलेटल मसल्स मेनली इन्वॉल्व हैं लोकोमोशन में और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में। क्योंकि हमने कहीं पर यह पढ़ा हुआ है कि ऑल लोकोमोशंस आर वॉलेंटरी मूवमेंट, ऑल लोकोमोशंस आर वॉलेंटरी मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी लोकोमोशंस हो रहे हैं या जितना भी प्रकार का लोकोमोशंस एनिमल में देखने को मिलता है वो एक प्रकार के वॉलेंटरी मूवमेंट है। और मैं कह सकता हूं कि इन ह्यूमंस द स्केलेटल मसल्स ऑफ लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, और हमारी स्केलेटल मसल ही इकलौती ऐसी मसल्स हैं जो वॉलेंटरी मूवमेंट कर सकती हैं। इसका मतलब इन सभी सेंटेंसेस को अगर हम कंबाइन कर दें तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारे लिम्स की स्केलेटल मसल ही हमारे लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन अदर वर्ड्स कि लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल्स हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। चलिए, हमारी सेकेंड मसल्स हैं विसरल या स्मूथ मसल्स। तो विसरल
से ही समझ में आ रहा है कि ये ज्यादातर आपको आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स या विसरल ऑर्गन्स में देखने को मिलेंगी। एंड इनको स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। इन मसल्स की खासियत यह है कि इन मसल्स की जो सेल्स हैं उनका जो शेप होता है वो स्पिंडल शेप होता है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इन मसल्स की सेल्स का जो शेप है वो स्पिंडल शेप है। तो कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पिंडल शेप्ड सेल्स इनमें से किस मसल्स में होती हैं, तो आपका आंसर होगा स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स। एंड हमेशा याद रखिए कि जो सेल्स ऑफ द स्मूथ मसल्स हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं, लाइक स्केलेटल मसल्स। जैसे कि स्केलेटल मसल सेल्स में आपने देखा कोई ब्रांचिंग नहीं है। सिमिलरली स्मूथ मसल्स की सेल्स में भी कोई ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये सेल्स मोनोन्यूक्लिएटेड होती हैं और न्यूक्लियस की पोजीशन कहां होती है? सेंट्रल में। तो आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी में स्मूथ मसल का ये डायग्राम दिया गया है। ये किसका डायग्राम है? स्मूथ मसल। और इन स्मूथ मसल्स में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि हर सेल के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 है और उसकी पोजीशन कहां पर है? सेंट्रल में। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि हमारी स्मूथ मसल से स्केलेटल मसल्स जो हैं वो नॉन स्ट्रेटेड हैं, यानी कि ये मसल्स की सरफेस पर माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको किसी प्रकार के कोई भी बैंड नहीं दिखाई देंगे, यानी धारियां नहीं दिखाई देंगी। एंड ये इनवॉलेंटरी एक्शन रखती है, यानी कि हमारी बॉडी की ऐसे बॉडी ऑर्गन्स में ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं, हमारे हार्ट को छोड़ दिया जाए अगर, जहां पर हम इनवॉलेंटरी मूवमेंट करते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा से उन बॉडी ऑर्गन्स का मूवमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आपको यह जानना है कि आपकी होल बॉडी में स्मूथ मसल्स की प्रेजेंस कहां कहां पर है, तो मैं आपको बता देता हूं। आप अपने हार्ट की मसल्स को छोड़ दें, यानी कि कार्डियक मसल्स को छोड़ दें। उसके अलावा आपकी होल ह्यूमन बॉडी में ऐसे सभी बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट्स जिनका मूवमेंट आप अपनी विश, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, वहां पर आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलेंगी। यानी कि आपके हार्ट की मसल्स को छोड़ दिया जाए, बाकी जहां भी आपकी बॉडी के ऐसी ऑर्गन्स या पार्ट्स हैं जिनका मूवमेंट आप अपनी इच्छा, अपनी विश से नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर आपकी स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल फीमेल में बात की जाए तो वॉल ऑफ यूट्रस में आपको स्मूथ मसल देखने को मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के वॉल को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो जो मिडिल मोस्ट लेयर होती है यूट्राइन वॉल में वो है मायोमेट्रियम, विच मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। और ड्यूरिंग द पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी ऑफ बेबी के टाइम पर यूट्रस की मायोमेट्रियम स्मूथ मसल लेयर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बेबी विल बी पुश्ड ऑफ, यानी कि बच्चा जो है वो फीमेल की बर्थ कैनाल से बाहर आता है और उसका बर्थ होता है। तो मैं कह सकता हूं कि यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर होती है यूट्राइन वॉल में वो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। एंड अगर मैं अपनी एलिमेंट्री कैनाल की बात करूं तो ईसोफेगस के इनिशियल पार्ट को छोड़ दिया जाए, ईसोफेगस के इनिशियल पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी आपकी एलिमेंट्री कैनाल का पूरा हिस्सा जो है उसमें जो मस्क्यूलरिस लेयर आपको देखने को मिलेगी वो स्मूथ मसल की बनी होगी। और इन स्मूथ मसल्स की प्रेजेंस की वजह से ही आपके स्टमक में चर्निंग मूवमेंट और आपकी इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो पाता है, जो फूड के मैकेनिकल डाइजेशन और मूवमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी स्मूथ मसल्स की प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा आपकी बॉडी में जहां जहां स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो दबाने का काम करते हैं, 2 स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंस रखते हैं और वो उन 2 स्ट्रक्चर के बीच में किसी फ्लूइड फूड मटेरियल को मूव करने या ना करने के लिए बाध्य करते हैं, आप उनको स्फिंक्टर कहते हैं, जो कि स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, जैसे कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये सभी वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो स्मूथ मसल्स से मिलकर बने हुए हैं। हमेशा याद रखिए आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो कभी भी थकती नहीं है, यानी कि डू नॉट फटीग्ड, ये कभी भी थकती नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। तो आपकी कार्डियक मसल्स नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, हमारे मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है, यानी कि मसल्स ऑफ हार्ट। तो कार्डियक मसल क्या है? मसल ऑफ हार्ट। आपका होल हार्ट मसल से मिलकर ही बना हुआ है और हार्ट की जो मसल्स होंगी उनको आप क्या नाम दे सकते हैं? कार्डियक मसल्स। आपको याद रखना है कि कार्डियक मसल्स जो हैं उनकी सेल्स स्केलेटल मसल्स की सेल्स की तरह ही सिलेंड्रिकल शेप होती हैं, यानी कि शेप ऑफ सेल क्या होता है? सिलेंड्रिकल। तो अभी तक हमने जो शेप ऑफ सेल को कंपेयर किया वो ये कि स्केलेटल मसल की सेल
जिन्हें आपने मायोफाइबर बोला, उनका शेप भी सिलेंड्रिकल है। स्मूथ मसल्स की सेल का शेप स्पिंडल है, जबकि कार्डियक मसल की सेल का शेप स्केलेटल मसल की तरह ही सिलेंड्रिकल है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा कार्डियक मसल सेल में, वो ये कि ये सेल्स ब्रांच्ड होती हैं। तो एक डायग्राम में यहां पर ले रहा हूं और आप देख सकते हैं कि देखिए यहां पर आपको ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। तो कार्डियक मसल्स की सेल ब्रांचिंग करती हैं। इनमें न्यूक्लियस मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन इन द केस ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो हार्ट है उसकी कार्डियक मसल सेल्स में न्यूक्लियस का नंबर जो है वो 1 होगा। लेकिन अदर मैमल्स में, ह्यूमन के अलावा जो अदर मैमल्स हैं उनमें आप देखेंगे कि कार्डियक मसल की सेल्स में न्यूक्लियस के नंबर मोर देन 2 हो सकते हैं। दैट इज द रीजन कि आप ह्यूमन के अलावा अदर मैमल्स में कह सकते हैं कि उनकी कार्डियक मसल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन ह्यूमन की कार्डियक मसल सेल मोनो न्यूक्लिएटेड होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर आपको यह हमेशा याद रखना है कि ह्यूमन कार्डियक मसल सेल्स जो हैं वो मोनोन्यूक्लिएटेड हैं, जबकि अदर मैमल्स में जो कार्डियक मसल सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। आपको यहां पर एक चीज और दिखाई देगी कि कार्डियक मसल्स को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको यहां पर इन मसल्स की सरफेस पर धुंधले बैंड दिखाई देंगे। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि इन मसल्स को हम फैंट स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते हैं। तो कार्डियक मसल्स फैंट स्ट्रेटेड मसल्स हैं क्योंकि इनकी सरफेस पर आपको कुछ धुंधले बैंड दिखाई देंगे। क्लियर? एंड आप याद रखिए कि स्मूथ मसल्स की तरह कार्डियक मसल्स इनवॉलेंटरी एक्शन रखती हैं, यानी कि इन मसल्स को आप अपनी विश, अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते। आप चाहकर भी अपने हार्ट की मसल्स को अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपका जो हार्ट है उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस है, जिसको हम सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं, वो लगातार आपकी जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेके मृत्यु तक। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे बताना है, वो ये कि आपके हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या न्यूरल सिग्नल के, यानी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के बिना ही आपकी जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं वो अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकती हैं। दैट इज द रीजन कि आपके ह्यूमन हार्ट के पास अपना खुद का सेल्फ ऑटो रेगुलेशन होता है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि जो कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकती हैं, स्पॉन्टेनियसली डीपोलराइज्ड हो सकती हैं, और इसके लिए हार्ट के पास एक बहुत स्पेशल कार्डियक मसल, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, जिसको आप SA नोड कह सकते हैं, जो एक्चुअली में हार्ट का पेसमेकर है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो ऑटो एक्साइटेबल हैं। लिटरली आपके हार्ट की कार्डियक मसल्स अपनी आपको स्पॉन्टेनियस डीपोलराइज कर सकती हैं। इसके लिए हार्ट के पास एक स्पेशल कार्डियक मसल या नोडल टिश्यू होता है, जिसको आप SA नोड कहते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है, दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। तो आपके हार्ट को अपनी एक्टिविटी या अपने हार्ट को नॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेट करने के लिए बिल्कुल भी आपके नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है, बल्कि हार्ट नॉर्मल कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को सेल्फ रेगुलेट कर सकता है। और उसके पास जो स्पेशल नोडल टिश्यू है SA नोड, वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमेशा याद रखिए आपकी हार्ट की मसल्स कभी भी नहीं थकती हैं, यानी कि दे गेट नेवर फटीग्ड, ये कभी भी थकती नहीं है। आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक आपका हार्ट कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहता है, आपका हार्ट कंटिन्यूअसली धड़कता रहता है। और अगर ये अपना वर्क करना बंद कर दे तो ऑब्वियसली आपकी वहां पर डेथ हो सकती है। तो आपके हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं वो कभी भी थकती नहीं है। अब मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी आपको कार्डियक मसल्स के बारे में बता रहा हूं जो इन्हें बाकी मसल्स से डिफरेंट बनाती है, और वो है प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क? दैट इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल। आप देखेंगे कि जिस जगह पर दो कार्डियक मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में यूनाइट होती है, आप देख सकते हैं ये एक कार्डियक मसल सेल है और ये एक कार्डियक मसल सेल है, जहां पर दो कार्डियक मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ती हैं या ज्वाइन होती हैं, रीयूनाइट होती हैं। वहां पर आप देखेंगे
एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो लिटरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपस में मिलने से ही बना होता है, एक थिक स्ट्रक्चर, आप उसे कह सकते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कार्डियक मसल सेल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है? तो इंटरकैलेटेड डिस्क का मतलब होगा दो कार्डियक मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जहां पर ज्वाइन होती है वहां पर थिक स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बना हुआ है उसको आप इंटरकैलेटेड डिस्क कह सकते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो ये कि ये कॉन्ट्रैक्शन वेव को बूस्ट करने का काम करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके हार्ट की कार्डियक मसल्स जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट कर सकती हैं, और ये इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके हार्ट की एक कार्डियक मसल सेल से दूसरी कार्डियक मसल सेल्स तक जा सके, इसको बूस्ट करने के लिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क या इंटरकैलरी डिस्क जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ताकि आपके हार्ट की सभी कार्डियक मसल सेल्स एक यूनिट की तरह काम कर सकें ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन वेव को, इलेक्ट्रिक इंपल्स को या एक्शन पोटेंशियल को बूस्ट करने का काम करती हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जहां पर आप देखेंगे दो हार्ट की कार्डियक मसल सेल्स आपस में जुड़ेंगी वहां पर आपको याद रखना है दो डिफरेंट टाइप के सेल जंक्शंस भी आपको दिखाई देंगे, यानी कि हार्ट की कार्डियक मसल्स के बीच दो इंपॉर्टेंट सेल जंक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, एक डेस्मोसोम्स और दूसरा गैप जंक्शन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं जो ये येलो कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज डेस्मोसोम, और जो ये आपको रेड कलर का यहां पर हिस्सा दिख रहा है इसको आप क्या कह सकते हैं? गैप जंक्शन। तो डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शन दो अलग अलग प्रकार के सेल जंक्शंस हैं और इनका अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि डेस्मोसोम्स क्या करते हैं? तो दो कार्डियक मसल सेल्स के बीच साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि दो जो कार्डियक मसल सेल्स उनके बीच साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट किया जा सके, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डेस्मोसोम। जबकि गैप जंक्शन क्या करता है? तो आपको याद रखना है कि ये दो मसल सेल्स को आपस में होल्ड करके रखता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये मसल सेल्स डिस्पर्स ना हो पाए, एक दूसरे से दूर दूर ना जा पाए। तो ये थी कहानी कार्डियक मसल्स की। इन तीनों मसल्स के बारे में जितना जरूरी था उतना मैंने आपको बता दिया है, और इतना जानने के बाद अब आपको ये बताना होगा कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों मसल्स में से कौन सी मसल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपका आंसर होगा स्केलेटल मसल्स, बिकॉज हमारी स्केलेटल मसल्स लोकोमोशन एंड बॉडी पोस्चर को चेंज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो हमारे अगले लेक्चर में हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे हमारी स्केलेटल मसल्स के, और हम जानेंगे कि मायोफाइबर क्या होते हैं और मायोफाइबर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में भी। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, आगे हम डिस्कस करते रहेंगे ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।